इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना होगा और समझना होगा। आप यदि वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं तो उतना ही आपको समझने के लिए काफी होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर सहायक अध्यापक के जो ज्योग्राफी के जो सिलेबस दिया गया है, उस ज्योग्राफी के सिलेबस में आपका एक टॉपिक है, वो नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका हिंदी रूपांतरण है वायुमंडल की संरचना। यानी वायुमंडल की संरचना में हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल बना कैसे, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों की मात्रा है, ऊपर जाने पर कौन सी गैस होता है, नीचे कौन सी गैस सबसे अधिक है, किस गैसों की मात्रा ज्यादा है, कौन सा गैस हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा गैस हमारे लिए हानिकारक है, वायुमंडल के कितने परतों में बांटा गया है। इन सारी चीजों को हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप वीडियो में ध्यान पूर्वक देखिए और समझने के प्रयास कीजिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। यदि आप ये समझ जाएंगे कि टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार आते हैं, तो आप टॉपिक को एकदम ध्यान पूर्वक, एकदम सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और टॉपिक से, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें 2 से 3 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला तो आएगा वायुमंडल की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, उसका नाम पूछ देगा। इसमें कौन कौन से परत पाए जाते हैं, इस परत में क्या क्या घटनाएं होती है, कौन कौन से गैस पाए जाते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न आता है कि वायुमंडल में कौन कौन से गैस हैं, इनकी गैसों का कितना मात्रा है, क्या प्रतिशत है, ये सब सारी बात पढ़ेंगे। इसके अलावा भी इसमें बहुत छोटा छोटा बात है जो आपको ध्यान से सुनने के बाद ही पता चलेगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा जान जाते हैं कि वायुमंडल की परिभाषा है क्या। परिभाषा से ही आपको बहुत सा चीज क्लियर हो जाएगा। परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा जैसा कि 6 क्लास में भी आपको वायुमंडल की परिभाषा देखने को मिल जाएंगे ज्योग्राफी में। तो इसका परिभाषा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसों की आवरण को वायुमंडल कहते हैं। एक बार लिख देते हैं, अब देख लीजिए। जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसों के आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि पृथ्वी के चारों ओर ही क्यों गैसों का आवरण फैला हुआ है। इससे छोटा छोटा प्रश्न से आपको प्रश्न आते हैं, इस छोटे छोटे टॉपिक से प्रश्न आते हैं। आपको कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए आपका छोटा सा टेस्ट ले लिया जाता है कि आपको जानकारी है कि नहीं। परिभाषा में है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो आखिर पृथ्वी के चारों ओर ही क्यों फैला हुआ है, अन्य ग्रह पर क्यों नहीं फैला हुआ है, प्रश्न आता है। तो इसका जवाब यह होगा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारा पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण फैले हुए हैं। फिर अगला आता है कि गैसों का आवरण, किसका आवरण? गैसों के। तो कौन कौन से इसमें गैस पाए जाते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? तो बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। जैसे तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैस हैं। इन गैसों के संगठन को हमको पढ़ना है इस टॉपिक में, यही चीज पूछा जाता है आपको। दूसरा बात आता है कि सबसे पहले क्या पृथ्वी जब बना, क्योंकि प्रारंभ में पृथ्वी आग का गोला था, तो आग के गोला था तो तभी ये गैस थे? इसका जवाब होगा नहीं। जब आग के गोला था तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो गया, और ठंडा होने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले
जो गैस आते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, इसको आपको लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, आपको लिखना है कि सबसे पहले पृथ्वी पर यानी पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस बने, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम बने। और कौन कौन सा गैस बने, बहुत सारे गैस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन बने, कार्बन डाइऑक्साइड बने, ओजोन गैस बने। तो ये सभी गैसों का अलग अलग क्रम है, कौन कौन गैस कब आया। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन सा गैस बना, तो हाइड्रोजन और हीलियम बने। पहला जो गैस बने हाइड्रोजन और हीलियम बने। तब प्रश्न उठता है कि और गैस कैसे बने, तो और गैस आपको पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटा, ज्वालामुखी, पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटने से बहुत सारे गैसों का उद्भव हुआ वायुमंडल में। तो कौन कौन गैस हुआ, तो आपको देख लीजिए, नाइट्रोजन हो गए ना, सल्फर हो गए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गए। पृथ्वी में जब ज्वालामुखी हुआ तब हुआ। इसके बाद और कौन से गैस है, तो आर्गन भी उत्पन्न हुआ। किसके फलस्वरूप, वायुमंडल, जब हमारा पृथ्वी में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। तब अब प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन कब आया, तो ये जान लीजिए कि ऑक्सीजन बहुत बाद में आया, ऑक्सीजन बहुत बाद में आया। और एक बैक्टीरिया पृथ्वी पर पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे उस टाइम में। उस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आपको याद नाम रखना है, कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अभी तक हमने क्या पढ़ाया, पृथ्वी वायुमंडल के परिभाषा से हम लोग देखें कि पृथ्वी के चारों ओर ही क्यों वायुमंडल की परत है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। गैस है तो कौन कौन गैस है, तो सबसे पहला गैस आया हाइड्रोजन और हीलियम आया। इसके बाद और कौन कौन गैस आया, तो ज्वालामुखी उद्गार हुआ पृथ्वी पर, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। इसके बाद ये सारे गैस हैं, ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा ज्वालामुखी उद्गार से ही आया। फिर प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन कब आया, ऑक्सीजन कैसे बना पृथ्वी पर, तो ऑक्सीजन बना साइनोबैक्टीरिया के कारण, साइनोबैक्टीरिया। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के कारण हुआ, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आता है कि क्या वायुमंडल में इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज है, तो हाँ, तो वायुमंडल में इसके अलावा है, जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो पृथ्वी से बहुत भारी मात्रा में आसमान में धुआं उठा, राख गया, छोटे छोटे कण गए और जल की मात्रा गया, जलवाष्प गया। तो पृथ्वी में इन गैसों के अलावा क्या होते हैं, जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प भी पाए जाते हैं और धूलकण पाए जाते हैं, धूलकण पाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि कौन कौन से गैसों का कितना संगठन है वायुमंडल में। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर रहेंगे और जिसमें हो सकता है कि आपको गैसों का संगठन रहता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन कितना है। तो हम एक आपको डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाएंगे ताकि आप आसानी से उसको याद कर लीजिए और समझ जाइए। चलिए इसको मिटा, ये आपको डायग्राम याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, क्या है ये डायग्राम, हम आपको बताते हैं। लिखा हुआ है कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा, वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा कितनी है, इसको हमको याद रखना है, पहली बात है। इसके बाद है कि इसका संकेत क्या है, कभी कभी संकेत भी पूछ दिया जाता है, छोटा सा कॉमन सा चीज पूछ दिया जाता है कि नाइट्रोजन का संकेत क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का संकेत क्या हो सकता है। ये भी आपको मैच करने के लिए दे देगा, डाटा मैच करने के लिए दे देगा। तो आपको हम इस तरह से बतला रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे याद करेंगे। पहला याद क्या करना है आपको, पहला देखना है नाइट्रोजन।
तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, तो 78%। हम याद रखेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। दूसरा है ऑक्सीजन को संकेत हम O2 से करते हैं और इसका जो प्रतिशत है वायुमंडल में वो 21% है। कहीं कहीं आपको यदि नया आंकड़ा देगा तो 20% भी दे सकता है। तो यदि 20% दे देगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 21 नहीं देकर 20 दे दिया, 21 ना देकर 20 यदि देता है तो आपको 20 भी करेक्ट करना है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अभी वर्तमान समय में कम हुए हैं, तो कुछ एक पॉइंट पे कम होगा। जैसे फिर है आपका आर्गन, आर्गन का क्या संकेत लिखेंगे, तो AR से इंडिकेट करेंगे आर्गन को, ठीक है। इसकी मात्रा कितना है वायुमंडल में, तो 0.93%, 0.93%। अगला आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी संकेत से हम लिखते हैं CO2 लिखते हैं, CO2 इसका मात्रा कितना है, तो 0.03%। यदि कहीं कहीं आपको 0.04% लिखा हुआ मिले तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं न्यू डाटा दे दिया है। लेकिन अभी आपको NCERT बुक में 0.03% ही है। बाय द वे यदि नया डाटा देता है तो 0.4% दे दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 0.3% नहीं रहेगा तब लगाना है, ठीक है। अगला देखिए नियोन, नियोन क्या है, तो नियोन का संकेत Ne होता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है, तो 0.018% है। इसके बाद हीलियम, तो हीलियम की वायुमंडल में इसका संकेत देखिए He, हीलियम को He से देखते हैं। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना है, 0.0005%, यानी 3 को 0 और 5 रहेगा तब आपका हीलियम के वायुमंडल में मात्रा मिलेगा। ओजोन को O3 से इंडिकेट करते हैं, O3 से इसकी होता है 0.00006%, यानी 6 पर 4 जीरो आपका है, 6 के पहले आपको 4 जीरो मिलेंगे। ये हो गया वायुमंडल में गैसों का मात्रा, वायुमंडल में गैसों की संगठन। अब आपको इसको याद कैसे करना है, क्रमबद्ध रूप से याद करना है। कभी कभी मैच भी करने के लिए दे दिया जाता है कि आपको वायुमंडल में गैसों की संगठन की मात्रा के आधार पर मिलान करें, तब आपको सीरियल से याद रखना चाहिए, तभी आपको करेंगे। तो देखिए इसका एक एक वर्ड को ले लेते हैं। ए हो गया, ओ से ओ हो जाता है, ए हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, सी से नियोन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन ओजोन हो गया। अब देखिए ये क्या बन जाता है, अब देखिए इसको बनाइए तो नो AC, ठीक, नो AC, नो AC, ना हो, यह क्या वर्ड आ गया। आप इसको सीरियल में याद रखने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो AC ना हो, यानी हमको AC नहीं चाहिए। हम लोग कहते हैं कि ना हो AC नहीं चाहिए, ना हो AC नहीं चाहिए। इसी तरह से हम याद कर सकते हैं कि नो AC ना हो। ये पूरा सिस्टमेटिक रूप से हमको याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये ऑक्सीजन वायुमंडल में गैस के अलावा और क्या क्या रहते हैं। तो वायुमंडल में गैस के अलावा जलवाष्प एवं धूलकण रहते हैं, पिछले बार बताया है। तो वायुमंडल में क्या करेंगे, तो वायुमंडल में जलवाष्प के अलावा धूलकण भी रहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प के अलावा धूलकण भी रहते हैं। तो सबसे पहले जलवाष्प के देख लेते हैं कि जलवाष्प में क्या क्या रहते हैं। तो देखिए तो जलवाष्प में जनरली होता क्या है, देखिए जल की बूंद, जल की मात्रा हो गया जलवाष्प वायुमंडल में। तो जलवाष्प में 4 से 5% होता है। वायुमंडल में जलवाष्प पूछा जाएगा कि कितना परसेंट होता है, तो 4 से
5% तक आपका जल वाष्प पाए जाते हैं वायुमंडल में। इसके बाद पूछा जाता है तो ध्रुवीय क्षेत्र में कितना पाया जाता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र मतलब हो गया ठंडा क्षेत्र हो गया, ध्रुव जहां बहुत ठंडा पड़ता है उस क्षेत्र में कितना रहता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में आपको 1% जल वाष्प मिलते हैं वायुमंडल में। अधिक कहां मिलेगा, अधिक गर्म क्षेत्र में मिलेंगे, गर्म क्षेत्र में आपको 4% मिलेंगे। यानी पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा के इर्द गिर्द कितना परसेंट जल वाष्प मिलेंगे, तो 4% मिलेंगे, क्योंकि वहां अधिक गर्मी होता है और अधिक बरसात भी होता है। लेकिन ध्रुव पर जाएंगे तो जल वाष्प बहुत कम मात्रा में मिलता है। सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, तो गर्म क्षेत्रों में अधिक मिलेंगे, उष्ण क्षेत्रों में मिलेंगे अधिक, उष्ण क्षेत्रों में मिलेंगे अधिक, ध्रुवीय क्षेत्र में जल वाष्प नहीं मिलेंगे। ऊंचाई में वृद्धि, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब ऊंचाई में वृद्धि होगा, पृथ्वी से जब ऊपर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगा, तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जितना ऊपर जाएंगे वो जल कम होगा। तो ऊंचाई के अनुसार जलवाष्प की मात्रा क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा घटते जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है। संपूर्ण जलवाष्प का 90% 8 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। आपको एक पॉइंट रखना है, संपूर्ण जलवाष्प का संपूर्ण जलवाष्प का 90% हिस्सा 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही रहता है। 8 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जलवाष्प की मात्रा कब पाया जाता है, 90% तक जलवाष्प की मात्रा आपको 8 किलोमीटर तक ही मिलेंगे। अब इसमें लेते हैं धूलकण, देख लेते हैं धूलकण में क्या क्या होंगे। धूलकण क्या होता है, हम आपको पहले ही बताते हैं। जैसे कि जब पृथ्वी पर भूकंप, पृथ्वी पर ज्वालामुखी उत्पन्न हुए तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और चारों तरफ ही आपको ज्वालामुखी उत्पन्न हो गए। तो पृथ्वी से जितने भी डस्ट उड़े, छोटे छोटे पार्टिकल उड़े, छोटे छोटे धूलकण उड़े, वो सभी के सभी पृथ्वी के वायुमंडल में अभी भी मौजूद हैं। और प्रतिदिन जितने भी हमारे देखिएगा सड़क से, रोड से, फैक्ट्री से, चिमनियों से जितने भी धूलकण निकलते हैं वो सभी के सभी आपको वायुमंडल में चले जाते हैं। इसके अलावा समुद्री नमक है, आपको है धुआं है, राख है, ये सब के सब धूलकण में ही आएंगे। तो आपको लिखना है समुद्री नमक, धूलकण, राख, ये सब आपका हो गया धूलकण में आएंगे। ये धूलकण अधिक कहां पाए जाएंगे, क्या ध्रुवीय क्षेत्र में धूलकण अधिक पाए जाएंगे, तो इसका जवाब होगा नहीं, ध्रुवीय क्षेत्र में धूलकण नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वहां धूल उड़ कहां रहा है, वहां तो बर्फ ही बर्फ है। तो आपको उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में जहां पर अधिक गर्मी ना वर्षा हो रहा है, आपको उस क्षेत्रों में ज्यादा धूलकण मिलेंगे। तो उपोष्ण क्षेत्रों में, उपोष्ण एवं शीतोष्ण क्षेत्रों में जहां ठंडा गर्मी होता हो, एकदम शीत क्षेत्रों में ही उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में आपको धूलकण मिलेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में धूलकण नहीं मिलेंगे। चलिए इतना आपको समझ लेना है, समझने के बाद आपको इस टॉपिक को भी समझ लेना है। अब आगे हम लोग देखते हैं वायुमंडल के संगठन। जो हम लोग को मेन टॉपिक का जो मेन चीज है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का मेन चीज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। इतना जितने भी हम लोग अभी तक पढ़े ये सभी इंट्रोडक्शन थे, और ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन से प्रश्न नहीं आते हैं, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बार बार प्रश्न आते हैं, इसीलिए आपको हम ये बता दिए। आप अच्छी तरह से इसको दिमाग में बैठा लेंगे। अगला हम लोग देखते हैं
वायुमंडल की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, इस संरचना में कौन कौन सी गैसों की मात्रा पाई जाती है, इन संरचना में कौन कौन सी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, कौन कौन से लोगों के लिए अनुकूल है, इन सारी बातों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुभ रात्रि।